आप सभी को नमस्कार। मैं रुचि कुमार और नमस्कार मैम। मेरी कलीग नमस्कार। शोभा। सर सबको रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं। थैंक यू। आप आइकन में नमस्ते भेज सकते हैं। तो हम लोग आज फिर आपसे मिलने के लिए आए हैं, और मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है, आज दो बातों पे हम डिस्कशन करेंगे। एक तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जो कि यूनिट 1 में आता है कोर्स के, और दूसरा है वैन हीली थ्योरी, जो कि यूनिट 2 में है। और दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और इनके ऊपर हमें डिस्कशन और शायद थोड़ा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, इसीलिए हमने ये सेशन में सोचा है आपके साथ शेयर करेंगे। तो एटलीस्ट 20-20 मिनट तो हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को देंगे, और उसके बाद हम आखिरी में 10 मिनट आपके प्रश्नों का अगर कोई जवाब होगा तो वो हम देंगे, और अगर आपके कुछ सजेशंस होंगे वो भी हम दे सकते हैं। तो अगर आप को लग रहा है कि बहुत अर्जेंट है और आपसे रुका नहीं जा रहा है एंड तक, तो चैट में अ, आप चैट में अपना जवाब, क्वेश्चंस जो है वो डाल सकते हैं, और हम एंड में उसको देखने की कोशिश करेंगे। आई एम सॉरी, एक फोन आ रहा है। जल्दी से वो पेट्रोल वाला मीटर काम नहीं करते। पक्का। हाँ बेटा, ये कितने में हुए बेटा? पैसा कितने लगे पक्का? सविंदर कुमार जी, क्या आप अपने आप को म्यूट कर लेंगे प्लीज? तो आशा है कि Nikat, I think Ruchi just dropped out now because of some internet Yeah, issue. yeah, she Yeah. got dropped. Yeah, just wait for. Tuba, for now, I'm muted all because the session not be interrupted. After that, we can allow them to unmute themselves. Okay, they can unmute themselves, na? It's okay, right now? I can allow later. Okay, yeah. Thanks. क्या आप सब लोग देख पा रहे हैं मुझे? या सॉरी, मेरा इंटरनेट बंद हो गया था। सो अराउंड 59 पीपल हैव जॉइंड। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे बात करने की कोशिश करते हैं। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में किस किस को अगर ऑलरेडी पता है तो प्लीज अपना हाथ खड़ा करेंगे। हमने पिछले सेमिनार में बात करी थी कि कैसे अपना हाथ खड़ा करना है। मोर में जाके वहां पे नहीं, रिएक्शंस में है, वहां पे रिएक्शन में हैंड रेज का साइन है, आपको हैंड रेज करना है बस। तो अभी तक 2 लोगों ने सिर्फ हैंड रेज किया है, 3। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में जिसको पता है, तो लगता है सिर्फ 3 लोगों को पता है। ज्योति ठकराल जी, आप बताना चाहेंगे आपको क्या पता है? 6। आपको क्या पता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में? ओके, कोई और बताना चाहेगा? अनिल कुमार जी, आप बताएंगे? हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ मैडम, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है इसके लगभग 6 लेयर हैं, जिसमें रिमेम्बर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेलुएट और क्रिएट करना है।
मेनली जो पोर्शन है इसके। हेलो। फिर से बोलेंगे सर? हाँ जी। मैडम, मैं जैसे रिमेम्बर, हाँ अंडरस्टैंड, अप्लाई, हाँ हाँ एनालाइज, इवेलुएट और हाँ क्रिएट। मतलब ये है कि जैसे हाँ। जो टीचर है, जो भी वो काम कर रहा है, हम्म तो या बच्चा जो है, तो वो किसी काम को सीख रहा हम्म है, कोई प्रोजेक्ट मान लो उसको दे दिया जाए, तो जो अपने से पहले से जो उसको नॉलेज है उसको याद रखे, और जो टीचर के द्वारा उसको ज्ञान दिया गया है उसको समझे, अंडरस्टैंड करे, उसको अप्लाई करे। अप्लाई अपने जो हम्म डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उसको सोल्व करने में उसको अप्लाई करे, और अप्लाई करने के बाद उसको एनालाइज करे क्या वो सही रास्ते पे चल रहा है, और उसको फिर इवेलुएट करे। अगर वो सही रास्ते हम्म पे चला तो ठीक है, अगर नहीं चला तो फिर सही रास्ते पे चलाने के लिए नया रास्ता ढूंढे। और फिर अगर वो सही रास्ते पे चल रहा है तो बार बार इवेलुएट करे, अगर ठीक रास्ते पे चल रहा है उसका प्रोसेस, उसका जो काम, तो फिर वो एक नया कोई कंसेप्ट खुद का क्रिएट कर सकता है, ताकि उसकी जो नॉलेज है, उसका जो ज्ञान है वो पक्का हो जाए। ठीक है। थैंक यू सर। कोई और बोलना चाहेगा? पर इस बार मैं चाहूंगी कि आप कोई एक मैथ का स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट लेके इसके बारे में बात करें, और ये भी बताएं कि ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की हमें जरूरत है ही क्यों। कोई और बोलना चाहेगा? पूजा रानी, रेखा चलीहा, ज्योति ठकराल, आप में से कोई भी जिन्होंने हाथ उठा रखे हैं? आप में से कोई भी अनम्यूट करके बोलना चाहेगा? मैडम, मैं ही बता दूं। नहीं सर, ठीक है। मैं शुरू करती हूँ। ठीक है। मैं चाह रही थी कि कोई दूसरे बाकी लोग भी बोले। पूजा रानी मैम, आप बोल रहे हैं? यस मैम। आप गुड बताइए। आफ्टरनून मैम। मैम, जैसे हाँ जी, पहले जो बोलिए। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थी वो 1956 में जैसे आई थी, और दोबारा से हाँ 2001 में, जैसे जो सर ने अभी बताया था, मनोज जी ने, कि 6 उसकी नॉर्म्स हाँ आई जी। हैं। अब मान लो मैथ के अकॉर्डिंग करें, क्वाड्रिलेटर पे ही हम हम्म। बात करें मान लो, तो हेलो। हाँ बच्चों जी। को हम जैसे अभी कह रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे फर्स्ट लेवल है कि रिमेम्बर हमने उनको कराना है, कि उनकी प्रीवियस नॉलेज चेक करनी है, कि हम उनसे पूछे कि क्वाड्रिलेटर क्या होता है, चाहे वो जो भी बताएं, कि वर्ग है, आयत है, मतलब जितना हम्म भी उनको पता है। नाइन्थ से पहले मान लो नाइन्थ के लेवल की हम बात करें, फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग को हम चेक करें कि उनको कितना है कि आयत और वर्ग को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कि उनको स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में मतलब प्रॉपरली पता है या नहीं, डिफरेंसेस, या उन दोनों को ही वो सेम मतलब मान के चल रहे हैं। फिर उनसे अप्लाई करवा सकते हैं हम बोर्ड पे, या कोई भी मतलब प्रोजेक्ट देके या बोर्ड पे फिगर बना के, कि आप बताओ कि कौन सा हमारा स्क्वायर है, कौन सा रेक्टेंगल है, या कोई और शेप भी बना सकते हैं हम क्वाड्रिलेटर में। बच्चे उसको एनालाइज कर पा रहे हैं या नहीं, वो हमने चेक करना है। उसके बाद हम उनका इवेल्युएशन करेंगे कि प्रॉपरली वो कर पाए, जहां तक वो कर पा रहे हैं ठीक है। उसके बाद फिर टीचर की ड्यूटी स्टार्ट की, वो उनको अच्छे से वो समझाना स्टार्ट करेगा, और प्रॉपरली सारे मतलब लेवल करते हुए, कि हम लास्ट में चेक करेंगे कि वो अच्छे से इवेल्युएशन के बाद कि वो खुद से उन चीजों को अलग अलग एनालाइज करके क्रिएट कर पा रहे हैं फिगर या नहीं कर पा रहे हैं। इस टाइप से हम उसका यूज करते हैं, और मतलब हर एक सब्जेक्ट में ही यूज होती है मैम वैसे तो ब्लूम टैक्सोनॉमी। जी हाँ। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का थैंक यू बोथ पूजा रानी मैम एंड अनिल कुमार सर। मैं अपना वीडियो ऑफ करती हूँ, शेयर कर रही हूँ इसलिए। हाँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक तरह का फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो हम अपने क्लासरूम में कर सकते हैं। ये फ्रेमवर्क हमें हमारे लेसन प्लान बनाने में भी काम आ सकता है, और हम प्लान बनाने से पहले जो हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं या लर्निंग आउटकम, साथ ये हमें असेसमेंट में भी फ्रेमवर्क है, तो जरूरी नहीं है कि यही फ्रेमवर्क आप अपनाएं, दूसरे तरह के फ्रेमवर्क भी हो सकते हैं।
बट ये फ्रेमवर्क इसलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये हर एक सब्जेक्ट में लगा सकता है। मैथ स्पेसिफिक नहीं है, साइंस स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में लागू और आसानी से किया जा सकता है। Ruchi, your voice is breaking. Is it me or is it with every? इसके अलावा मैथ स्पेसिफिक फ्रेमवर्क भी हो सकते हैं जो हम क्लास के ऑब्जेक्टिव्स या लर्निंग आउटकम्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं सबसे नीचे जो है रिमेम्बर है, सबसे सबसे क्या हुआ? आपको सुनाई दे रही है तुबा आवाज? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है हेलो, रुचि, आई थिंक। क्या सबको आवाज सुनाई दे रही है? जी मैम, आवाज आ रही है। अभी आ रही है। मैम बीच बीच में कट ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है और क्लियर नहीं हो रही है मैम। अच्छा, एक मिनट रुकिए, मैं आप बाकी लोगों को आ रही है? अच्छा, एक मिनट मुझे, मैं जरा खिड़की बंद करती हूँ, शायद उससे हो रही। हेलो, इज दिस बेटर? Yes, जी मैम, रुचि, जी। now it is better. Yeah. वो यहाँ एक्चुअली जब मैं बोलना शुरू ही कर रही थी ना, बहुत तेज हवा चलनी शुरू हो गई, एकदम से बारिश का मौसम है ना, तो Yes. बॉम्बे में जब भी बारिश आने वाली होती है तो बहुत तेज हवा चलती है और फिर एकदम से जोर से बारिश आती है। मैम 48 डिग्री में बैठे हैं, यहाँ पे भिजवा दो। आई विश यहाँ इस बार तो बॉम्बे में भी इतनी अच्छी बारिश नहीं हो रही जो झमाझम होती है ना, एकदम पानी वानी भर जाता है बॉम्बे में। इस बार अभी तक नहीं हुई, वरना अभी तक तो हो ही जाती है इस तरह। पुणे में है। चलिए फूक मारते हैं, एक बड़ी, एक अच्छे से सब लोग फूक मारते हैं, सारे हरियाणा तक पहुंच जाएंगे सारे बादल इस हफ्ते के एंड तक। ठीक है, तो अभी हम वापस आते हैं। रुचि, अपना ठीक है, वीडियो बंद कर दो। तो सही, एक टावर जैसा बना हुआ है, इसका वीडियो बंद कर दिया मैंने। हेलो तुबा, अब आवाज ठीक आ रही है? आई थिंक आपकी आवाज में लैप्स है, टाइम लैप्स है। हम बोलने के बाद आपको सुनाई दे रहा है, थोड़ी देर के बाद। अच्छा, टाइम लैग है। हाँ। ठीक है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ते हैं। खैर, यस। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे जो है वो रिमेम्बर है, फिर अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट, क्रिएट। तो सबसे नीचे जो टावर, ये क्यों माना गया है? क्योंकि ये सबसे निचला लेवल सबसे आसान है कि एटलीस्ट इतना तो सभी बच्चों को कर लेना चाहिए, रिकॉग्नाइज एंड रिकॉल फैक्ट्स, इतना तो कर लेना। सबसे लोअर लेवल है। तो ये जब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी प्रपोज की गई थी तो उसमें 3 तरह की लर्निंग का अजम्पशन किया गया था कि लर्निंग जो होती है वो तीन मेन कैटेगरीज में होती है। सबसे पहले तो कॉग्निटिव है, फिर साइकोमोटर है और फिर अफेक्टिव है। कॉग्निटिव मतलब जो हम दिमाग में अपने सोचते हैं और जो प्रक्रियाएं हम दिमाग में करते हैं। साइकोमोटर हुआ जो हम हाथ से या कोई स्किल बेस्ड एक्टिविटी होता है, जैसे साइकिल चलाना, कोई हाथ से कुछ ड्राइंग बनाना, वो साइकोमोटर एक्टिविटी। और लास्ट है अफेक्टिव। अफेक्टिव मतलब इमोशनल, जो आपको इमोशनल लर्निंग होती है वो हो गया, एटीट्यूड्स हो गए, तो वो तीसरा हो गया। अब कॉग्निटिव में माना जाए तो उसमें भी काफी सारे लेवल्स हैं। सबसे नीचे लेवल पे रिमेम्बरिंग है, उसके ऊपर लेवल पे अंडरस्टैंडिंग है। और अगर आपकी जो टीचिंग है वो रिमेम्बर और अंडरस्टैंड तक ही अगर सीमित रहती है तो बच्चों को उसका ज्यादा फायदा नहीं होता, कि कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप नहीं हो पाती।
पर अगर आपके लेसन प्लान में, आपके बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स में, लर्निंग आउटकम्स में और आपके असेसमेंट में ये ऊपर के लेवल के भी अगर क्वेश्चंस हैं, ऊपर के लेवल के भी अगर आइटम्स हैं, तो हम ये होप कर सकते हैं कि बच्चों को अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज, अपनी रीजनिंग, अपनी थिंकिंग डेवलप करने का मौका मिलेगा। वो तभी होगा जब उनको अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट और क्रिएट करने का मौका मिलेगा। इसका रिवीजन भी किया गया था ब्लूम्स टेक्सोनोमी का, और इसमें लेवल्स भी ऐड किए गए थे। तो ये आपको एक रिसोर्स दिखा रही हूँ, ये है आयोवा स्टेट का। तो इसमें रिवाइज किया गया था, जिसमें ये माना गया था कि ये जो लेवल्स है ये भी डायनेमिक है, ऐसे स्थिर नहीं माने जा सकते। ये इसमें भी चेंज होता रहता है कि रिमेम्बर से आप अप्लाई पे जाओ और फिर अप्लाई से एनालाइज और फिर कई बार वापस रिमेम्बर पे आओ। ऐसा नहीं मान सकते कि कोई भी एक एक्टिविटी फिक्स्ड ही होगी। अब आप रिमेम्बर में जब आप देखते हैं तो उससे रिलेटेड कई सारे एक्शंस और वर्ब्स होते हैं जो हम लिखते हैं लर्निंग आउटकम्स में। अगर आप कोई भी सिलेबस उठा के देखेंगे, कोई भी करिकुलम उठा के देखेंगे, उसमें ये वर्ड्स आपको मिल जाएंगे कि लर्नर्स को जो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जब आप रिकॉग्नाइज करना, अगर जैसे मैम ने बताया था क्वाड्रिलेटरल का, उसको सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है या उसको याद करना है कि इसका नाम क्या है, तो वो हम सिर्फ रिमेम्बर के लेवल पे काम कर रहे हैं। पर अगर हम उसका एग्जाम्पल बच्चे को देने को कहते हैं, उनको क्लासिफाई करने को कहते हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाता है। इसी तरह से अगर हम और आगे देखें, जब उनको कुछ बनाने को कहते हैं तो वो उनका एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग हो गया। इसी तरह से जब उनको हम कुछ ऑर्गेनाइज करने को, डिफरेंशिएट करने को, डिस्टिंग्विश करने को कहते हैं, तो वो एनालाइज लेवल पे है। इवैल्यूएट लेवल पे वो या तो चेक कर रहे हैं या क्रिटिक कर रहे हैं कि ये जैसे शेप है इस कैटेगरी में फिट बैठता है या नहीं। और लास्ट जो है क्रिएट लेवल, वहां पे वो हाइपोथेसिस कर सकते कि जैसे ये जो स्क्वायर है, नहीं, एक स्क्वायर, एक जितने भी स्क्वायर हैं वो सब रेक्टेंगल की कैटेगरी में आएंगे। या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि स्क्वायर के जो डायगोनल है हमेशा 90 डिग्री पे कट करेंगे। तो वो ये उनको टीचर ने नहीं बताया, वो खुद से वो अनुमान लगा के ऐसी बात बोल रहे हैं। तो वो हुआ क्रिएट लेवल पे, जहां पे वो कुछ आइडियाज अपने क्रिएट कर रहे हैं। ये सब सर ने और मैम ने भी अपने बात में बोला था। तो ये सारे जो लेवल्स हैं इसी तरह से आपको मदद भी करते हैं आपके टीचिंग में। नाउ नॉलेज डायमेंशन में जब हम बात कर रहे थे, कॉग्निटिव लेवल की बात कर रहे थे, उसमें कई तरह के नॉलेज हो सकती है। इट कैन बी फैक्चुअल नॉलेज कि जस्ट उसका टर्म आपको पता है कि नहीं, क्वाड्रिलेटरल का कौन कौन से नाम होते हैं, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, पैरेललोग्राम होता है। बट उसके पीछे कंसेप्चुअल आइडियाज भी होते हैं जो बच्चों को पता होने चाहिए, जैसे प्रिंसिपल्स हैं उनकी, थ्योरीज, उससे रिलेटेड क्लासिफिकेशन क्या है। फिर आता है प्रोसीजरल, तो कौन सा प्रोसीजर से आपने स्क्वायर बनाने का प्रोसीजर क्या है। एंड सो इट कैन इन्वॉल्व बहुत सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रोसीजर्स दैट यू नीड टू अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। एंड देन लास्ट है मेटाकॉग्निटिव स्किल्स, जो आपको ये सोचने में मदद करता है कि अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी बनानी, और मुझे कौन से कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते हैं और कौन से कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे से नहीं आते। ये जो सेल्फ नॉलेज है ये भी उसी में आता है। और ये नॉलेज जो होती है वो बहुत कंटेक्चुअल होती है कि मैं कारपेंट्री में तो मेरे को समझ में आ रहा है कि कैसे स्क्वायर बनाना है, कैसे उसको जोड़ना है। बट वही चीज तुम अगर उसे पेपर पे देते हो करने के लिए या डिवाइडर से बनाने को बोलते हो तो वो नहीं करता। तो ये एक तरह की मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। तो ये नॉलेज के भी सारे लेवल्स हमारे लेसन्स में होने चाहिए। इन सभी बातों को टीचर्स को सोचने की जरूरत है। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स ब्लूम्स टेक्सोनोमी के जो रिवाइज है टेक्सोनोमी है उसमें इंक्लूड किए गए। अब आप देखिए यहाँ पे जैसे
रिमेम्बर की ही बात करें तो रिमेम्बर में क्या हम फैक्चुअल फैक्चुअल चीजें बच्चों को रिमेम्बर करने के लिए बोल रहे हैं, या कंसेप्चुअल चीजें बच्चों को रिमेम्बर करने के लिए बोल रहे हैं, या फिर प्रोसीजर या मेटाकॉग्निटिव? तो रिमेम्बर भी सिर्फ फैक्ट के लेवल पे नहीं रहेगा, वो सभी डायमेंशन में हो जाएगा। इसी तरह से अंडरस्टैंडिंग भी अलग अलग लेवल्स पर हो सकती है। तो इसका रिसोर्स ये मैं आपको शेयर कर देती हूँ चैट पे। ये रिसोर्स you can go through and you can use this to even design things for your classes. अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आगे जाके हम जो वैन हीली लेवल पे पढ़ने वाले हैं वो आपको लगेगा थोड़ा बहुत उससे सिमिलर ही है। ये सारी जो है ये एक तरह के टूल्स हैं, एक तरह के फ्रेमवर्क्स हैं जो हमें सोचने में मदद करते हैं कि किस तरह से पढ़ाना है। अच्छा, तो ये मैंने संक्षिप्त में आपको इसके बारे में बता दिया है। अगर आपको कुछ डाउट्स हो इससे रिलेटेड तो अभी आप चैट पे या अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। Just stop share to see. रुचि जस्ट आस्क्ड कोई कि doubts अगर है? आपको कोई डाउट्स किसी है को? तो आप पूछ लीजिएगा। अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं और आप बात कर सकते हैं। वॉइस ठीक नहीं आ रही है। हाँ, एक्चुअली बीच बीच में कट जा रहा है। जो मिकंदर सिंह एंड ज्योति जी ने हाथ हाँ, उठाए हैं। चैट में लेके पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, आनंद जी आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, ये हाथ जो उठा था वो शायद पहले से था, मतलब ज्योति नहीं जी नहीं का तो हाथ था। मैडम नमस्कार। अच्छा, नमस्कार मैडम। ज्योति का तो पहले का ही उठा हुआ है। जी मैडम मिकेंद्र बोल जी। सकते हैं क्या? हाँ हाँ। हाँ जी मैडम, ये टैक्सोनॉमी भी है और भी हमारे पास लेवल्स हैं। अगर इनको मैथमेटिक्स में हम पहले से अप्लाई कर रहे हैं, अगर हम देखें इस समय प्रेजेंट में मैथमेटिक्स का जो लेवल है स्टूडेंट्स का वो काफी डाउन हो गया है, तो क्या हम इसमें कोई बदलाव सजेस्ट कर रहे हैं लेटेस्ट कि हम अपने बच्चों को इजी करके मैथ कैसे पढ़ाएं? वैसे तो 2 लेवल कर दिए गए हैं हमारे यहाँ पे, स्टैंडर्ड और बेसिक का भी लेवल किया गया है। तो क्या मैथमेटिक्स टीचिंग में भी कोई नया कॉन्सेप्ट भी आया है इसके बाद, या उसी को ही हम लेके चलें? सर ये स्टैंडर्ड और बेसिक से रिलेटेड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी नहीं है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ये कह रही है कि अगर आप बस करते हैं टीचिंग में, और अगर आप इनफैक्ट अगर आप बच्चों को आसान करके मैथमेटिक्स सिखाना चाह रहे हैं तो वो शायद बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी देने पड़ेंगे, कुछ उनको सोचने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। और सभी मजबूर करना पड़ेगा। एक्चुअली नहीं, कंसेप्चुअल भी, प्रोसीजरल भी, मेटाकॉग्निटिव भी, इन सभी डायमेंशंस का जब क्लासरूम में
उनको मौका मिलने के लिए, तभी उनका मैथमेटिक्स का लेवल थोड़ा ऊपर जाएगा। आपको जब नहीं है तो हम मैन ही लेके चलते हैं, ठीक है। रुचि एक्चुअली जो रिस्पांस दिया अभी बिल्कुल सुनाई नहीं दिया आपका, बहुत ब्रेक हुआ है। Yeah, I think she left to join again. मैडम आपकी आवाज क्लियर आ रही है। जी जी, मैं मुंबई में नहीं हूँ, मैं पुणे में हूँ, इसलिए मेरी आवाज ठीक आ रही होगी। इस वक्त काफी यहाँ तो बहुत बारिश है, लेकिन मुंबई में हो नहीं रही है, लेकिन कुछ ना कुछ बदल रहा है मौसम, बहुत ही खराब हवा चल रही मौसम है है। काफी, तो उसके हाँ कारण प्रॉब्लम। तुबा, जी। इज इट पॉसिबल फॉर यू टू शो द प्रेजेंटेशन मैन्युअली वाला कोर्स, कोर्स ओपन यस करके यस यस स्क्रीन शेयर यस कर सकते हो तो शायद थोड़ा मदद हो जाए। और मैं या अ, I'm just doing it. Yeah. Yeah. Here it is. ये वाला नहीं, मैं वैन ही लिख के लिखूंगी। Can you quickly share me the link so that I can just open it? Or you can start speaking, I'll show it to you. एक Yeah. वो टेलीग्राम में शेयर करूंगा। Yes. ऐप शेयर। Okay. It is not yet came to me. कहीं और से ज्वाइन करने की कोशिश करें एक और डिवाइस से। Is it uploading still in Telegram? हाँ, इट्स स्टिल अपलोडिंग। Okay. सुबह Yeah. कोर्स में है ना? हाँ, I thought कि maybe हाँ, yes, it's came. Yes. Okay. Yeah. So here it is, and I'll go to the next slide. Yeah. Yeah. तो अब आप जो हमें ब्लूम्स टेक्सोनोमी देखा, उसी तरह से मिलता जुलता है एक और थ्योरी भी है जिसे हम वैन हीली थ्योरी कहते हैं। तो अभी तक हमने जो देखा था वो बहुत जेनेरिक था, किसी भी सब्जेक्ट पे अप्लाई हो सकता था। अब ये जो वैन हीली थ्योरी आप देखेंगे, ये खास तौर पे ज्योमेट्री के लिए तैयार की गई है। और इसे दो रिसर्चर जो थे, पियरे वैन हीली और डीना वैन हीली, इन्होंने ये थ्योरी और फ्रेमवर्क तैयार किया था, और सोच के नहीं। तो आमतौर पे तो लोग थ्योरी जो है वो सोच के प्रपोज करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे सोचते हैं। ये थ्योरी जो है, इन्होंने एक्चुअली बच्चों का डेटा इकट्ठा किया ज्योमेट्री पे, देखा कि किस तरह के बच्चे गलतियां करते हैं, उनको
अलग अलग कैटेगरीज में रखा और फिर उसमें आइडेंटिफाई किया कि कौन से ऐसे आइडियाज हैं जो बच्चों को जल्दी से समझ में आ जाते हैं, कौन से उनको टाइम लगता है, और उसके हिसाब से उनके अलग अलग लेवल बनाए। अब लेवल का मतलब सीढ़ी है, और सीढ़ी जब आप कहते हैं तो आप ऊपर की सीढ़ी पे तभी पहुंच सकते हैं जब आपने आपने जब नीचे की जो सीढ़ी है वो आपने क्रॉस कर ली। ठीक है, तो अब आप देखेंगे नेक्स्ट लेवल। एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड पे जाना प्लीज। हाँ, तो ये आप सीढ़ी देख सकते हैं। इसमें सबसे नीचे जो लेवल 0 है वो है प्री रिकॉग्निशन, फिर है विजुअलाइजेशन, फिर है एनालिसिस, फिर है एब्स्ट्रैक्शन, फिर डिडक्शन, और सबसे ऊपर का जो लेवल है रिगर। तो अब हम स्कूल मैथमेटिक्स की जब बात करते हैं उसमें लेवल 4 तक के ही जो है कॉम्पिटेंसी बच्चों में डेवलप की जा सकती है। लेवल 5 जो कि रिगर है वो कॉलेज में जाके जो आप मैथमेटिक्स ज्योमेट्री का करते हैं वहां पे वो सीखा जा सकता है। तो हमें सोचना सिर्फ लेवल 4 तक है हमारे बच्चों के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे जाके हम इसका थोड़ा डिटेल में समझेंगे। सुबह नेक्स्ट स्लाइड। Ruchi, this is the next slide. After हाँ, that, उसके नेक्स्ट जाएंगे। okay. या तो सबसे पहला जो प्री रिकॉग्निशन लेवल था वहां पे तो ये है कि बच्चों को शेप पहचानना भी नहीं आता और उनका शेप का आइडिया नहीं होता। जैसे कि अगर उनको सामने की शेप दी है तो वो ये नहीं बोल पाएंगे कि ये ट्रायंगल है या इसमें 3 साइड्स है, कुछ भी वो बता नहीं। वो प्री रिकॉग्निशन लेवल। उसी तरह से लेवल 1 जो आप देख रहे हैं विजुअलाइजेशन लेवल, वो ये होगा जब बच्चे इस जो सामने शेप है उसको उस कैसा दिखता है, किसके जैसा दिखता है, उसके बेसिस पे उसको क्लासिफाई करेंगे कि ये शेप क्या है। तो हालांकि वो ड्रॉ कर पा रहे हैं, शेप कॉपी कर पा रहे हैं, बट रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि ये शेप क्या है। तो जैसे पहली वाली जो शेप आप देख रहे हैं इसको आप क्या बोलेंगे? चैट में लिख सकते हैं या अनम्यूट करके बता सकते हैं पहली शेप को। Is it a kite? क्या क्या बोला सर? सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए अगर आप कोई और बारे में बात कर रहे हैं तो। हाँ सर, इससे डिस्टर्बेंस होता है ना, मुझे लगा आप जवाब दे रहे हैं। हाँ, कई लोग बोल रहे हैं पैरेललोग्राम, स्क्वायर। पैरेललोग्राम बिल्कुल सही है, स्क्वायर भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा कोई जवाब है तुम्हारा? यस। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी सही है, वेरी गुड। एंड नॉर्मल देयर इज वन आंसर, क्वाड्रिलेटरल भी सही है, क्लोज्ड फिगर भी सही है। काइट। हाँ हाँ, एंड बहुत बढ़िया। तो ये हमारे सब गणित शिक्षक बहुत बहुत ही हायर लेवल पे हैं। अभी वो आप खुद देखेंगे कि आप क्यों हायर लेवल पे। तो बच्चा क्या है, बच्चा जिस लेवल पे होता है बच्चा कहता है कि ये एक बर्फी। क्यों? क्योंकि वो बर्फी जैसा दिखता है ना, वो नहीं पहचानेगा कि ये स्क्वायर। दूसरे वाले को चलिए मान भी लेगा कि ट्रायंगल है, 3 त्रिकोण है, 3 साइड्स है, पर शायद बोले कुछ बच्चे शायद नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल उल्टा है। और तीसरा वाला जो है वो क्या, उसे क्या कहेंगे बच्चे? क्या उसे वो ट्रायंगल मानेंगे? उसे भी शायद ट्रायंगल नहीं मानेंगे क्योंकि वो बहुत ही पतला है। तो इसका मतलब यह है कि जो उनके दिमाग में इमेज बनी हुई है एक शेप की, वो एक स्टीरियोटाइप हो गया, एक प्रोटोटाइप। स्टीरियोटाइप पर्सनालिटी को बोलते हैं, प्रोटोटाइप बोलते हैं। उसके दिमाग में एक खाका बन गया है कि ऐसा ही होना चाहिए तभी वो स्क्वायर होगा, ऐसा ही होना चाहिए तभी वो ट्रायंगल होगा, सीधे होना चाहिए,
उसका कोण ऊपर की तरफ होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल होगा। तो ये जो खाका बन जाता है ये इसलिए बनता है क्योंकि हम एक ही तरह के एग्जाम्पल्स बच्चों को ज्यादा दिखाते हैं, चाहे वो हम शिक्षक के थ्रू दिखाते हैं, चाहे वो टॉयज में हो, चाहे वो टीवी में हो, चाहे वो ब्लैक बोर्ड में हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक में हो। जब बहुत बार एक ही तरह के एग्जाम्पल बच्चों के सामने आते हैं और उनको ट्रायंगल कहा जाता है, तो बच्चे ये सोचने लगते हैं कि ट्रायंगल की शेप हमेशा ऐसी ही होगी, और इसलिए वो विजुअलाइजेशन लेवल पे अटक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। अब पियरे वैन हीली ने जो बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, बहुत जो एक्टिविटीज की थी, उन्होंने ये भी एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करी जिससे बच्चे विजुअलाइजेशन लेवल से आगे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। नेक्स्ट लेवल और नेक्स्ट विजुअलाइजेशन लेवल से आगे जाने के लिए स्लाइड, हाँ सही है। तो विजुअलाइजेशन लेवल से आगे जाने के लिए किस तरह की एक्टिविटीज टीचर्स को करनी चाहिए? तो एक तो आप बच्चों को शेप कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोलिए, चाहे मैच स्टिक्स और जो रबर ट्यूब की साइकिल टायर की जो ट्यूब होती है उससे आप मॉडल्स बना सकते हैं, जियो बोर्ड पे बना सकते हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को जियो बोर्ड पता होगा। क्या आप हाथ उठा सकते हैं, लोगों को जियो बोर्ड पता है? तीन लोगों ने क्या कहा है हाथ कि उठा उन्हें सकते पता हैं है। जिन लोगों को जियो बोर्ड पता है? केवल चार 3 पाँच लोगों को। पाँच पाँच That is 6 quite surprising. 7 8 9 7 8 9 10 यस, ऑलमोस्ट 12 पीपल ने कहा। ठीक है, 13। ठीक है। ओके, आप ओके, तो काफी लोगों को अभी मतलब दिख रहा है यहाँ पे कि जियो बोर्ड पता है। जियो बोर्ड एक तरह का डिवाइस होता है जो जिसको आप लकड़ी के ऊपर या गत्ते के ऊपर आप ऑल पिन्स या कील ठोककर बना सकते हैं। ऑल द डॉट्स आर इक्वली स्पेस्ड, दैट इज व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक इज। एंड इसको आइसोमेट्रिक पेपर का फिजिकल फॉर्म भी आप समझ सकते हैं, और इसके रबर बैंड के थ्रू बच्चे अलग अलग शेप्स बना सकते हैं। आजकल हमें ये डिजिटल जियो बोर्ड भी अवेलेबल है, तो वह याद दिलाइएगा, मैं थोड़ा एंड में वो भी दिखा दूंगी। तो जियो बोर्ड की मदद से जब वो अलग अलग शेप्स बनाते हैं और उनको एक्सप्लोर करते हैं तो भी उनको मदद मिलती है कि ट्रायंगल जो है या स्क्वायर जो है वो अलग ओरिएंटेशन में हो सकता है, अलग अलग तरह की शेप्स हो सकती है। वो मैनिपुलेट करके देखें, उसको दबा के देखें, उसको जब मैच स्टिक जो बनाया उसको दबा के देखें कि उसकी शेप चेंज होती है या नहीं। जब शेप चेंज हो जाती है तो उसमें कौन सी चीजें, कौन सी प्रॉपर्टीज सेम रह गई, कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, ये देखें। क्या वो स्क्वायर फिर भी रहता है या नहीं? तो क्या ट्रायंगल को दबाने से उसकी शेप चेंज हो जाएगी? ट्रायंगल को दबाने से उसकी शेप चेंज हो सकती है या नहीं? हाँ, जस्ट 1 सेकेंड, मैंने अनम्यूट रखा था क्योंकि बार, या अभी आप अपने आप को अनम्यूट करके कह सकते हैं जवाब। नो, इट विल स्टिल बी ट्रायंगल। यस, सो ट्रायंगल सबसे ज्यादा रिजिड शेप है, जो इसीलिए आप बच्चों को समझा भी सकते हैं कि ये जो शेप है बहुत रिजिड होती है, इसकी शेप चेंज नहीं होती। इसलिए बहुत सारे कंस्ट्रक्शन में उन सपोर्ट के लिए ट्रायंगल यूज किया जाता है। आपको ये ट्रायंगल ब्रिजेस में दिखेगा, घरों में दिखेगा, बहुत सारी जगहों पे दिखेगा जहां आपको अच्छे से रिजिडिटी चाहिए, वो शेप चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक एग्जांपल आप बच्चों को दे सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज करने से बच्चे विजुअलाइजेशन लेवल से आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी और एक्टिविटीज जो विजुअलाइजेशन लेवल पे की जा सकती है वो है सॉर्टिंग ऑफ शेप। जैसे आप बहुत अलग अलग तरह की शेप्स गत्ते से काट के बच्चों को दे दीजिए और उनको अलग अलग कैटेगरीज में बनाने को कहिए, और फिर ये भी बताइए कि अच्छा ये कैटेगरी तुमने किस प्रॉपर्टी के बेस पे दी।
क्यों ये जरूरी है? क्योंकि बच्चे जब तक सिर्फ कैसा दिखता है उसके बेसिस पे अगर शेप को चुन रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान बटाने के लिए उसके हमें दोनों तरह की एक्टिविटी करनी होगी। एक, उनको क्लासिफाई करने के लिए बोलिए, ग्रुप्स बनाने के लिए बोलिए और पूछिए कि कौन सी प्रॉपर्टी के बेस पे ग्रुप बनाए हैं। दूसरा, उनको प्रॉपर्टी दीजिए और उसके बेसिस पे उनको शेप्स को ग्रुप्स बनाने के लिए बोलिए। तो दोनों तरह की एक्टिविटी इस लेवल पे करनी जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। हाँ, तो लेवल 2 जो है वो है एनालिसिस लेवल, और इस लेवल पे बच्चे एक शेप को आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं और उसकी प्रॉपर्टी भी डिस्क्राइब कर पाते हैं और उनको कंपेयर भी कर पाते हैं। बट उनको ये नहीं समझ में आता कि दो शेप्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है। जैसे ऑल एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर 90 डिग्रीज, यू नो, इतना तो वो बोल देंगे, लेकिन ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल ये वो नहीं समझ पाए। जैसे अभी हमने आपको स्क्वायर दिखाया था तो आपने बोला रेक्टेंगल है ना, पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल है। बच्चे एक ही चीज को अलग अलग नाम से नहीं पहचान पाते क्योंकि उनके रोजमर्रा जिंदगी में भी यही होता है कि सभी चीज का एक ही नाम होता है और एक ही चीज को दो नाम से, मतलब हालांकि हम घर का नाम होता है वो बोल सकते हैं उनको, बट उनको आदत हो जाती है कि एक ही नाम दिया जाए। तो स्क्वायर रेक्टेंगल क्यों, ये वो नहीं समझ पा। इसके लिए आपके पास कोई एक्टिविटी होगी बच्चों को ये समझाने के लिए कि स्क्वायर कैसे रेक्टेंगल भी है। इसमें ये भी उनको समझना पड़ता है कि कौन सी प्रॉपर्टीज नेसेसरी है, कौन सी सफिशिएंट। पुष्पा जी बताइए। आई थिंक पुष्पा जी ने पहले से रेज किया हुआ है हैंड। ठीक है, कोई और बताना चाहेगा? अनीता मैडम आप बता रही है? नहीं, वो ऑडियो से कनेक्ट कर। ठीक है, हम ही बता देते हैं। तुबा नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो यहाँ पे आपको ऐसी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी जहाँ पे उनको शेप्स प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कंपेयर करना है और उनको अगेन प्रॉपर्टी के बेसिस पे कैटेगरीज बनानी है और कैटेगरीज बनाते हुए इस तरह के क्वालिफायर्स यूज करने हैं जैसे कि एटलीस्ट, एग्जैक्टली, एटमोस्ट, ऑल। और दूसरी प्रॉपर्टीज जैसे कि टाइप्स ऑफ एंगल्स के एग्जांपल्स, पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, इक्वल साइड्स। तो हम जब डिस्क्राइब करते हैं हम ये स्क्वायर में कह तो देते हैं कि यू नो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो बट एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। बट आप ये बताइए कि स्क्वायर में कौन कौन सी नेसेसरी प्रॉपर्टी जिसके बिना स्क्वायर बन ही नहीं सकता, कितनी नेसेसरी एंड सफिशिएंट, मतलब उसको कहा जाता है मिनिमल डेफिनेशन, कि मिनिमम कितनी चीजें चाहिए कि हम स्क्वायर बना सकेंगे। तो वह नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाइए क्योंकि उसमें नेक्स्ट स्लाइड में ये इसी बारे में बात भी हो रही है शायद, या थर्ड लेवल पे बात करें। लेंथ ऑफ साइड चाहिए। हाँ बताइए। हाँ जी बताइए मकिंदर जी। मैडम अगर स्क्वायर आप बोल रहे हो कि ड्रॉ ए स्क्वायर, तो सिर्फ साइड बता दीजिए कितने सेंटीमीटर का बना। अच्छा, सिर्फ साइड बता दें तो ठीक है। 10 सेंटीमीटर की अगर साइड है और हमने 4 साइड आपको बता दी, 40 सेंटीमीटर मतलब पेरीमीटर उसका हो गया 10 10 10 आप, तो क्या जरूरी है कि वो स्क्वायर ही बनेगा? हम आपने पहले बोल दिया ना ड्रॉ ए स्क्वायर। पहले क्या सर?
मैम इक्वल पैरेलल लाइंस विद 90 डिग्री एंगल। ओके, सो विकेंद्र जी, अगर आप ये 10 सेंटीमीटर के आप कह रहे हैं, तो इसमें इस तरह का काइट भी बन सकता है ना, जिसमें सारे नहीं जो मैडम, पहले बोल दिए ना, ड्रॉ ए स्क्वायर हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि आप ये प्रॉपर्टीज, वो सारी प्रॉपर्टीज बताइए, मिनिमम प्रॉपर्टीज बताइए जिससे स्क्वायर बन जाए। आपको बोलना नहीं है स्क्वायर, बट Ma'am, two equal diagonals which are perpendicular to each other. हाँ, बट अब इससे स्क्वायर कैसे बनेगा? मैम साइड्स एंड एंगल्स। साइड्स एंड एंगल बताइए, क्या क्या Equal एग्जैक्टली sides. साइड? इक्वल साइड्स एंड एंगल इज 90 डिग्री। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। आप Yes, क्वालिफायर यूज नहीं कर रहे ना। सुबह 1 मिनट पीछे जाइए, यस, एक स्लाइड पीछे जाइए। हाँ, आप क्वालिफायर्स यूज नहीं कर रहे हैं। आप सुबह वही वाली स्लाइड पे रखिए, Exactly, आप all पीछे sides पिछली are वाली स्लाइड equal. क्वालिफायर्स। all sides and all एट angles। लीस्ट, एट मोस्ट। हाँ, कैन यू इक्वल मूव पैरेलल वन लाइंस स्लाइड 90 बैक? डिग्री। फिर से रिपीट करिए प्लीज। एक्चुअली ma'am. समवन इज स्पीकिंग। जी मैम, opposite sides equal and parallel and each angle of 90 degree. ईच This is the एंगल minimum ऑफ, property of the circle. अच्छा, Each angle of 90 degree. अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। तो जो इन्होंने बोला Yeah. अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, वो पैरेललोग्राम की एसेंशियल प्रॉपर्टी हो गई। एंड देन और आपने all बोला angle ऑल 90 एंगल, degree. हाँ, ऑल एंगल्स 90 डिग्री। अच्छा, अब आप सोच के देखिए। या हाँ, diagonals equal हो, ये भी प्रॉपर्टी में आता है। डायगोनल्स इक्वल हो। ओके ओके, तो आपने एक और ऐड किया। अब मैं आपको कुछ शेयर कर रही हूँ, आप वो सोच के देखिए, ठीक है? जी मैम। हाँ, तो अब मैं कह रही हूँ कि suppose I tell you that all sides are equal and at least one angle is 90 degree. Now these two properties are enough to make a square. सोच के देखिए, या क्या ये सही है? जी, कैसे आपको पता? टू साइड्स लेके, जैसे मान लो उन्होंने वन एंगल बना दिया उन टू साइड्स के बीच में 90। हमें साइड की लेंथ तो पता ही है। Actually, no. At least one means only one angle 90 degree. देखिए, यही कंफ्यूजन बच्चों को भी होती है। एटलीस्ट वन का मतलब क्या हुआ? कम से कम एक एंगल 90 डिग्री होगा। कम से कम का मतलब एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। थोड़े ज्यादा कौन सा? हाँ जी, प्लीज एक एक करके हाथ खड़े करिए और तूबा बोलेगी जिसका नाम वही बोलेगा। एक एक करके हाथ खड़े करिए प्लीज। प्रेम प्रमोद सोनी जी, आपने अपनी बात रख ली है, तो नम्रता जी आप कहिए। मैम एटलीस्ट वन एंगल दे रखा है, साइड्स हमें इक्वल दे ही रखी हैं। ओके, हेलो, रुचि, नम्रता जी का कहना है हाँ, कि मैं ऐसा समझी। आप, हाँ हाँ, हाँ, तो इसमें देखिए, इसका सही रीजनिंग ये है कि यस, ऑल साइड्स आर इक्वल। सो ऑल साइड्स आर इक्वल, ये मैंने बोला, मतलब सारी साइड्स इक्वल है, ठीक है? अब अगर एक एंगल 90 डिग्री है, एटलीस्ट वन एंगल इज 90 डिग्री। अब एक एंगल 90 डिग्री है तो हमें पता है कि इसका मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता। ओके, अब एक एंगल 90 डिग्री है और आपको पता है कॉन्ग्रुएंसी में दो साइड्स अगर ये इक्वल है तो उनके बीच का एंगल भी इक्वल ही होगा। क्या होगा?
इक्वल होगा मैम। सेम ही होना पड़ेगा। तो अगर कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो अपने आप बाकी के 3 एंगल भी 90 डिग्री के हो जाएंगे। सो स्क्वायर का मिनिमल डेफिनेशन ये है दैट ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एटलीस्ट वन एंगल इज 90 डिग्री। नम्रता गोयल, आपने ये हाँ जी मैम, जैसे ना हम एटलीस्ट ये क्वांटिफायर्स यूज करते हैं ना, स्टूडेंट्स मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इन चीजों में, एटलीस्ट एट एग्जैक्टली मोस्ट। तो हम ये चीजें जो लो लेवल पे आए थे ना बच्चे से सीनियर सेकेंडरी तक भी हम इनको कम ही यूज करते हैं, क्योंकि आफ्टर मतलब 12 तो बच्चों का थोड़ा मेंटल लेवल भी हाई हो जाता है, देन इजीली वो इस चीज को समझ पाते हैं। पर उससे पहले हम जनरली यही डेफिनेशन लेके चलते हैं कि सारे एंगल्स 90 होंगे। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन तो उनकी मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल की हो जाती है। एक्चुअली अगर हम ये क्वालिफायर्स उनको अगर मदद करें तो हमारे पास एक गेम है पुलिस स्क्वाड गेम, और उसमें ये जरूरी है कि वो आप क्वालिफायर सिलेक्ट करो कि क्या होगा, और वो गेम खेलने की वजह से बच्चों को उस क्वालिफायर की अंडरस्टैंडिंग थोड़े अच्छे से डेवलप हो जाए। तो अगर आप सिर्फ डेफिनेशन देंगे और उनको समझने को बोलेंगे तो उससे कभी भी समझ नहीं डेवलप होती, क्योंकि आप सिर्फ रिमेम्बर और अंडरस्टैंड लेवल पे हैं। वहीं जब आप गेम खेल रहे हैं तो आप उसको अप्लाई और क्रिएट के लेवल पे ले जा रहे हैं, इसलिए बच्चों की अंडरस्टैंडिंग वहां ज्यादा स्ट्रांग बनती है। तो जो पुलिस स्क्वाड गेम है हमने यूनिट 2 में उसका लिंक भी दे रखा है, हो सकता है हम नेक्स्ट सेशन में वो पुलिस स्क्वाड गेम आपके साथ खेले भी, तो वो जरूर आप ट्राई करिएगा, ट्राई करके आइएगा, और उसके थ्रू हम ये क्वालिफायर्स का अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये हाँ, तो जो पिछला लेवल था उसमें वो रिलेशनशिप नहीं समझ पा रहे थे कि एक स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल भी हो सकता है। लेकिन एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे क्या होता है कि बच्चे जो है शेप्स को क्लासिफाई कर पाते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। तो बता पाते हैं कि ये रेक्टेंगल क्यों है, क्योंकि इसकी ये प्रॉपर्टी है, दो साइड्स जो है वो दैट आर ऑफ डिफरेंट साइज फ्रॉम अदर, एंड जैसे सर ने बोला था कि इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर देयर, एंड इक्वल एंड two side opposite sides are equal and parallel, that is already there. So वो ये प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर पाते। नाउ उसके अलावा वो मिनिमम सेट ऑफ प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं एब्स्ट्रैक्शन पे, जो अभी हमने स्क्वायर की डिस्कस की। साथ साथ ही वो इनफॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स भी देना शुरू कर देते हैं कि square is a rectangle because it has all the properties of a rectangle and also all 4 sides are equal. A right angle triangle can never be an equilateral triangle because each angle must be 60 degree. इस तरह के रीजनिंग बच्चे इस लेवल पे करना शुरू कर देते हैं और अपनी खुद की डेफिनेशन भी बनाना शुरू कर देते हैं और स्ट्रेटजीज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी शुरू कर देते हैं। तो ये इस लेवल पे बच्चे तभी पहुंच पाते हैं जब उनको इससे जो पिछला लेवल है, जहां उनको क्वालिफायर यूज करना है, जहां उनको शेप की समझ डेवलप करनी है, जहां उनको प्रॉपर्टीज की समझ थोड़ी स्ट्रांग करनी है, जब वो अचीव हो गया होगा तभी वो एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे पहुंच पाते हैं। हमने एक बहुत बड़ा शोध किया था, इंडिया के काफी सारे स्टेट्स में हमने जब ये टेस्ट देके देखा तो हमने ये पाया कि बहुत सारे बच्चे 8वीं 9वीं क्लास में भी विजुअलाइजेशन लेवल पर ही हैं, वो एब्स्ट्रैक्शन लेवल पर नहीं पहुंच पाए हैं। और जो 9वीं क्लास की टेक्स्ट बुक है, जो करिकुलम है, वो उनको एब्स्ट्रैक्शन और उससे हायर लेवल पे सोचने के लिए एक्सपेक्ट कर रहा है। तो वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बहुत हायर लेवल के, जबकि उनका सोचने का जो लेवल है वो विजुअलाइजेशन लेवल है, और इसीलिए उनको ज्योमेट्री काफी मुश्किल लगती है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। उनको इस लेवल पे पहुंचने के लिए हमें किस तरह की एक्टिविटीज करनी पड़ेगी? तो we need to help them to classify the figures hierarchically by ordering the properties and justifying their classification.
तो आपने 2 ग्रुप्स बनाए हैं और उन दोनों ग्रुप्स की हायरार्की आपको बनानी पड़ेगी कि जैसे अगर आप कहते हैं कि 2 ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो उसके अंदर एक छोटी कैटेगरी ये भी हो सकती है 2 ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड एक और कैटेगरी ये हो सकती है 2 ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो जो कौन सी कैटेगरी हायर लेवल पे आएगी, कौन सी कैटेगरी उसके अंदर होगी, ये आप या तो हायरार्किकल डायग्राम जो है जो आप बनाते हैं, एक मिनट, या तो जो आप बनाते हैं ऐसे उस तरह का डायग्राम भी बना सकते हैं। और दूसरा तरीका है आप वेन डायग्राम के थ्रू भी बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो आप जैसे क्वाड्रिलेटरल का इस तरह का हायरार्किकल डायग्राम बनाना हो तो मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल सबसे टॉप पे आएगा, उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे पैरेललोग्राम आ गया। अब पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम के अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं, इट कैन बी रेक्टेंगल, और यहाँ पे कोई दूसरा आएगा, क्या आएगा यहाँ पे सोचिए, ट्रेपेजियम आएगा या नहीं आएगा, या कहाँ आएगा। तो इस तरह के जो है हायरार्किकल डायग्राम बच्चों से बनवाने चाहिए, ना कि हमें उनको बना के दिखाने चाहिए। तो इस तरह के टास्क उनको दीजिए जहां उनको इस तरह के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हो, जहां हायरार्किकल डायग्राम बनाना पड़े, वेन डायग्राम बनाना पड़े और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में सोचना पड़े। तो जैसे ये ऑर्डरिंग ऑफ प्रॉपर्टीज है कि अगर इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ 2 पेयर्स ऑफ साइड्स आर पैरेलल देन ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर 2 साइड पैरेलल है क्वाड्रिलेटरल में तो उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल भी होंगी। इस तरह की वो अनुमान उस समय पे लगा सकते हैं। और ऑर्डरिंग ऑफ क्लासेस में स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो अनुमान लगा सकते हैं। तीसरा, नई रिलेशनशिप्स भी डिस्कवर खुद से कर सकते हैं, जैसे कि इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ 3 ऑफ द एंगल्स आर 90 डिग्री देन इट हैज टू बी अ रेक्टेंगल। वो रेक्टेंगल ही होगा अगर 3 एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, और अगर 3 एंगल 90 डिग्री हो गए हैं तो चौथा डेफिनेटली 90 डिग्री का ही होगा। नेक्स्ट जाएंगे तो बाबा। यस, अब ये जो लेवल 4 है डिडक्शन का लेवल, this is the level at which we want students to reach at the school level, क्योंकि they should be able to construct proofs, recognize the difference between undefined terms, definitions, axioms and theorems, and recognize the difference between a statement and its converse। यही हम सिखाते हैं ना 9th और 10th में। बट इसके लिए जो एक्टिविटीज चाहिए वो है अंडरस्टैंडिंग द नीड फॉर प्रूफ। हम प्रूफ तो सिखा देते हैं, पर ये प्रूफ की जरूरत क्यों है, क्यों प्रूफ करने की जरूरत है, ये बच्चों को कभी भी समझ में नहीं आता, और इसलिए उनको प्रूफ भी समझ में नहीं आता। किस तरह से कंजेक्चर्स बनाए जा सकते हैं, जो आपने अभी पिछले स्लाइड में देखा वो एक कंजेक्चर था कि अगर 3 एंगल 90 डिग्री के हो गए तो चौथा भी 90 डिग्री का ही होगा। इस तरह के कितने मौके उनको क्लास में मिलते हैं, कितनी बार उनको सोचने का मौका मिलता है, ये बहुत जरूरी है। और तीसरा जो पॉइंट है वो भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रूविंग बाय यूजिंग काउंटर एग्जाम्पल। तो सिखा दिया, पर उस प्रूफ डिस्प्रूव एग्जाम्पल मान्य है, कौन सा काउंटर एग्जाम्पल मान्य नहीं है, इसकी चर्चा भी कक्षा में जरूर करें। यस, कंजेक्चर्स एंड हाइपोथेसिस मैथमेटिक्स में उसको कंजेक्चर्स बोलते हैं, हाइपोथेसिस जनरली साइंस में बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। जी। एक यहाँ पे एक सवाल आई थिंक ओपन ये कर आखिरी सकते है। हैं जी। हाँ, बस इस ये यहाँ पर वैसे सॉरी सुबह आप बोलिए। यस, हाँ जी, यहाँ पे बस एक फूड फॉर थॉट ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जब हम सोचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं आपको एक सवाल बोलती हूँ कि जैसे डिडक्शन करना, जैसे रुचि ने कहा कि प्रूफ देना, नीड फॉर प्रूफ, बट उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो कंजक्चर बनाना और उस कंजक्चर का काउंटर आर्ग्यूमेंट रखना, या काउंटर प्रूफ या काउंटर कंजक्चर, सॉरी काउंटर रीजनिंग देना। तो उसमें एक एक कंजक्चर मैं आपको दे रही हूँ कि इफ वी इंक्रीज, यहाँ पे आंसर की जरूरत नहीं, बस आप सोचिएगा। हम कल डिस्कशन ओपन करेंगे और इसमें फिर से ये कंजक्चर रखेंगे, हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो सिर्फ आप लिख के रखिए अपने पास और सोचिए आज दिन भर। सवाल ये है, कंजक्चर ये है कि इफ वी इंक्रीज एरिया पैरामीटर ऑल्सो इंक्रीजेस। मेरा सवाल आपको समझा? अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो परिमाप, पेरीमीटर जो है वो भी बढ़ता है, ऐसा एक कंजक्चर है। तो इसका हम प्रूफ भी दे सकते हैं। इसका अगर आपको लगता है कि नहीं ये ऐसा सत्य नहीं है, या सत्य नहीं मतलब ये हर चीज के लिए नहीं है, तो उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है। हाँ रुचि, इसको डिडक्शन लेवल पे हम ला सकते हैं, तो दैट इज एन हाँ, एग्जाम्पल। डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू सुबह। तो आई थिंक यहीं पे हम एक बार स्लाइड स्टॉप शेयर करके प्रश्न एक बार ले लेते हैं, और फिर मुझे जाना है 3:15 तक, मेरा दूसरा एक मीटिंग है। मैम जो भी कोर्स पूरा कर रहे हैं ना हम, हर यूनिट 1.1 1.2 कईयों में ना 10/11 12/13 इतना आ रहा है लिखा हुआ। जैसे कोई भी यूनिट करी है 1.1 1.2 1.3, जैसे सर 11 सब कोर्स में नहीं होगा, सब में नहीं होगा। आप जिसमें आ रहा है वो तुबा को बता दीजिए, वो पीछे से चेक कर लेंगी। नहीं तो ये भी देखिए कि आपके सभी सवाल सही हैं या सही नहीं है, और कंप्लीट का बटन भी आपने दबा दिया है। मैडम कंप्लीट का बटन दबा दिया है, क्वेश्चन सही, मगर क्वेश्चन गलत हुए तब भी ऐसे आएगा? क्वेश्चन गलत हुए तो आपको उसके मार्क्स कम मिलेंगे ना सर। तो इसलिए वो कोर्स इनकम्प्लीट माना जाएगा मैडम? है नहीं नहीं सर, कोर्स नहीं इनकम्प्लीट माना जाएगा, वो शायद मार्क्स है, मार्क्स काउंट हो रहे हैं। आप एक बार वो स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए तुबा से, वो बता मैं 1 मिनट मैडम, देगी कि आपको वो मार्क्स बता रहा है या आपने कितना कंप्लीट किया है वो बता रहा है। मैडम वो बता रहा है कितने कंप्लीट किया है। जी, तो अच्छा, वो कंप्लीशन जो आपका है ना, जिस जिस पेज पे वीडियो है, वो वीडियो जो है अगर आपने जरा सा भी स्किप किया है, लाइक भगाया है, तो वो आपका नहीं कंप्लीट मैडम, मैंने नहीं ना दिखाएगा। वो वीडियोस कई कई बार देखे हैं इस चक्कर में, तब भी नहीं हो हाँ, रहा वो। तो आप वो जो वीडियोस का जो पेज है ना, उस पे ग्रीन टिक नहीं भी आ रहा है तो भी आ आपकी रहा वो है मैडम, प्रोग्रेस, ग्रीन टिक पे मैडम सब पे आ रहा है ग्रीन टिक। तो फिर प्रॉब्लम तो फिर कहाँ पे आपका आ कोर्स रही है? पूरा माना जाएगा हाँ इसमें। जी। हाँ, इसके लिए आप जैसे चिंता मत करिए, मैडम इसमें जैसे आपका कोर्स पूरा माना जाएगा। 1.1 पे 12/13, 1.2 पे 11/12, 1.3 पे 10/11, ऐसे आ जी, रहा है। जो 12/11 आ रहा है वो वन हाँ जी अपॉन, अगर आप उसके नीचे एक ड्रॉप डाउन का होगा, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो उसमें वो क्या कहते हैं, बाइफरकेशन देता है कि कहाँ कहाँ पे है। तो वो 1/1 जो एक एक्स्ट्रा मिलता बस है। शेयर करके, स्क्रीन शेयर करके। लेकिन यस। मैडम ग्रीन सारों पे आ रहा है। स्क्रीन शेयर करें? 1 मिनट मैडम, नहीं नहीं, स्क्रीन आपको शेयर। नहीं कह रहे, आपको नहीं कह रहे हैं स्क्रीन शेयर करने के लिए जी, वो मुझे कह रही है। जी, आप में से कोई एक अपना आईडी, मुकेश जी अपना ईमेल आईडी यहाँ पर दे दीजिए जो मुकेश आप। रोहिल, MUKESHROHIL, mukeshrohil@gmail.com। जी, मैं करती हूँ। यस। मैडम हेलो। हाँ जी सर, बोलिए। जी मैम, सेम प्रॉब्लम मेरे साथ में है। जो 1.3 में 10/11 दिखा रहा है, बच्चे कैसे सीखते हैं ना इसका। यूनिट 1 का 1.3 में 10/11 मैंने 3 बार ट्राई कर लिया, सारे वीडियो देख लिए और सब कुछ सबमिट कर लिया, उसके बाद भी 10/11 सर अभी दिखा देख रहा रहे है हैं ये। सर, वही मैंने प्रॉब्लम है, तो अभी हम उसका देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम है, देख रहे हैं उसको। मैंने चैट में अभी स्क्रीन शेयर किया जी, स्क्रीनशॉट। हाँ जी सर। जी देखिए मैम। जी, तो ये मुकेश जी आपका प्रोफाइल ऐसे दिखाई देगा हमको, आपका ओके प्रोग्रेस
आपका प्रोग्रेस यहाँ पर ऐसे है। और अभी 50% इसलिए भी दिखा रहा है सर क्योंकि यूनिट 2 रिलीज हो चुका है। यस मैम, यस यस। तो आपका कौन से ये इसमें आप बता रहे हैं? ये देखिए हाँ, 12 ये by 12/13 जो सत्र, हाँ सत्र 1, 2, 3। यस। तो यहाँ पे ये सारा बाइफर्केशन है सर, ये देखिए यहाँ पर जो आप हम्म। अगर आप ये जो ड्रॉप डाउन है ना यहाँ पे तीर, अरे ट्राइंगल का निशान, ये ओके ट्राइंगल पे अगर आप टिक करेंगे तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम स्कोर है। तो इसमें ये वाले में आपको स्कोर नहीं मिला है, ये देखिए यहाँ पर ओके 0/1। ठीक है। जी ओके ओके, इसलिए आ रहा है। यस। हाँ और इस वाले में भी आपके यहाँ पर किसी एक में आपको नहीं मिला होगा, या हाँ, ये है देखिए ना ये सर। लास्ट वाला। जी ठीक है मैडम, ये स्कोर है सारा। ओके यस, ये स्कोर है। तो आपको देखना होगा कि यहाँ पे कौन से वाले पे आ रहा है ये। ठीक हाँ है मैडम, क्लियर होगी बात, क्लियर होगी। जी, थैंक यू। थैंक सर ये स्कोर है, आपने कितना स्कोर किया है वहाँ पे उसका। यू। और ठीक है आपने यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने 2.3 तक काम शुरू किया है। तो हाँ आप जी। हाँ जी। और ये जो है कार्यभार जो असाइनमेंट है वो यूनिट 2 में दिया गया है, ये स्टाफ ग्रेडेड है। आपको लिख कर गूगल डॉक पे सबमिट करना होगा। उसके ठीक है बाद आप हमें भेजेंगे, हम उसको ग्रेड करेंगे, आपका पॉइंट्स वहां पे अपलोड करेंगे तभी दिखाई देगा, तब तक ये 0 ही दिखाई देगा। और ग्रेडिंग इसकी कोर्स बंद होने के बाद होगी, तो अंत तक जी ये आपका 0 ही दिखेगा। हाँ कोर्स जैसे अगर 30 जुलाई को खत्म होता है तो उसके 15 दिन बाद ही आपको इसके ग्रेड्स दिखाई देंगे। 31 मैडम, और वन अगर थिंग आप मोर। चाहें तो हम थोड़ा और जल्दी बंद करके वर्कशॉप तक आपके ग्रेड्स कर सकते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स। अभी तक तो हमने मतलब बोला है 30 जुलाई, अगर आप चाहें तो 15 जुलाई पर भी कोर्स हम खत्म कर सकते हैं। बट इट ऑल डिपेंड्स कि बाकी लोग, मतलब एक हम पोलिंग डाल देंगे कि लोग कितना ओके टाइम चाहते हैं ये कोर्स खत्म करने के। मैडम, एक टर्टल लोगो नहीं हो रहा है हमारे से। जी। टर्टल तो लोगो अब फिर हम नेक्स्ट सेशन में दिखा देते हैं एक बार। जी, टर्टल लोगो जो है एक पूरी एक्टिविटी कमांड के ऊपर है। आपको वो सारे वीडियोस एक बार देखने होंगे कि कैसे वो कमांड्स आपको देने हैं। उसमें कुछ ज्यादा नहीं है, आपको लिखना है RT 40 डिग्री, तो आपको वो कछुए को हिलाते रहना है। ओके ओके ठीक थोड़ा है। सा ट्राई करिए, नहीं होगा तो अगले हम कल आपके लिए ओपन करेंगे डिस्कशन चैट पर, आई मीन व्हाट्सएप पर, तो आप वहां पे लिख दीजिएगा कि किस किस को चाहिए कि टर्टल लोगो एक बार डेमोन्स्ट्रेट किया जाए। ओके मैम, थैंक यू। यस। और अभी आपने ये 2.54 तक से स्टार्ट नहीं है, इसलिए आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये एक चीज है। रुचि एक बार ये भी बता, हाँ आपको यहाँ पर जैसे जैसे यूनिट रिलीज होती जाएगी आपका परसेंटेज यहाँ पर उसके हिसाब से एवरेज में दिखाएगा। आपका 100% तब तक नहीं होगा जब तक स्टाफ ग्रेडेड असाइनमेंट यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। जी। तो ओके। एंड जो पुलिस स्क्वाड गेम आपको रुचि जी बता रही थी थोड़ी देर पहले, वो एक्चुअली आपके यूनिट 2 में है। यूनिट 2 में अगर आप देखें तो आपके यहाँ पर है पुलिस स्क्वाड गेम मिशन 1 2.4 की एक्टिविटी 4 में, यहाँ से आपका पुलिस स्क्वाड गेम शुरू होता है। और पुलिस स्क्वाड गेम के लिए जो एक लिंक दी गई है, आप वो लिंक आप आराम से मतलब ओपन करिएगा जब आपका इंटरनेट काफी स्ट्रांग चल रहा हो, या फिर जहां पर भी स्ट्रांग पकड़ता हो वहां पर जाकर करिएगा, क्योंकि इस गेम के लिए काफी ग्राफिक इस्तेमाल हुआ है और वो उसको आपको लगातार यूज करना है। अगर इसके लिए भी अगर चाहिए कि एक बार डेमोन्स्ट्रेशन किया जाए तो वो भी आप कल बता दीजिएगा, तो अगले क्लास में हम वो भी कर लेंगे, टर्टल लोगो और पुलिस स्क्वाड गेम भी। जी ठीक है। रुचि क्या आप मुझे जियो बोर्ड का लिंक भेज देंगे डिजिटल का, तो वो ज्यादा जल्दी में हो जाएगा चैट में। हाँ हाँ, तो सीधे हम व्हाट्सएप पे ही भेजते हैं क्योंकि अभी समय हो गया है। जी जी है ना। हाँ, एक्सक्यूज मी मैम। तो अभी हाँ जी बोलिए। मैम आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहे हैं मैं उसमें ऐड नहीं हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आपको एडमिन से बात करनी होगी। सुबह उनको एडमिन का नंबर दे दो आप चैट पे। अश्विनी कुमार जी है ना यहाँ पर एडमिन? अश्विनी कुमार नहीं, मैथ्स के एडमिन। अच्छा, ग्रुप में जो एडमिन है। हाँ हाँ, मैथ्स के एडमिन जो।
जी तो मैम आप वो अभी नंबर आप एक बार चैट में सेंड कर दीजिए ताकि मैं उनसे जी बात कर लूँ। जी मैं पूजा रानी जी आप कह रही है ना? पूनम पूनम शर्मा। पूनम शर्मा, तो मैं आपको अभी पर्सनल भेजती हूँ। ओके मैम, थैंक यू। आप रहिएगा, जाइएगा नहीं। हाँ जी मैम। हेलो बाकी मैम, मैं लोग बाकी लोग जा सकते हैं, और मैं भी आपसे अब विदा चाहूंगी। कोशिश करेंगे कि एक और सेशन आपका कर सके हम नेक्स्ट वीक, वो लास्ट सेशन होगा। मैं ऑस्ट्रेलिया में होंगी, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, तो वहां से मुझे कब सहूलियत हो पाएगी उसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो तीन सेशन तो हमने आपकी सहूलियत से कर लिए, एक सेशन हमारी सहूलियत से कर लिए। ठीक है सर? मैडम मैं भी ग्रुप एंड में ऐड मैडम नहीं हूँ, मुझे भी ऐड करवाया ओके जाए। मैम। ठीक, थैंक यू। सुबह ऐसा आप करिए, चले जाइए, आप मैं देख लेती हूँ। कॉमन हाँ कॉमन ईमेल, कॉमन जो एवरीवन है ना चैट में, उसमें एडमिन का नंबर डाल दीजिए, बिकॉज एडमिन शुड बी एडिंग दीज पीपल, एंड एवरीवन शुड नो यस मैम, कि मैं भी एडमिन ग्रुप में कौन नहीं है, हूँ। अदरवाइज लोग हमें ही कांटेक्ट करते हैं और हम लोग कुछ कर नहीं पाते उसका, है ना? जी, तो मैंने आप डाल दिया एडमिन का नंबर अश्विनी डाल कुमार। दीजिए। हाँ इसमें अश्विनी ग्रुप कुमार नहीं, मैथ का एडमिन मैं बताती हूँ कौन है। आपको पता नहीं है क्या मैथ का admin? आपने टीआईएसएस से या फिर एससीईआरटी हरियाणा नहीं से? नहीं, एससीईआरटी से, एससीईआरटी। अश्विनी कुमार जी हमारे ने डाला था सब नाम। सीमा रहेजा जी है क्या? सीमा रहेजा, सीमा जी, रहेजा। तो मैं भेज रही हूँ। 981 हाँ 98138 80 98138801111। 111। हाँ हाँ, नाइन एट आई हैव वन टू थ्री गो नाउ। एट हाँ ओके, बाय बाय, मैं यहाँ पे देखती हूँ। 98138, ओके, तो यहाँ पे इनका नाम है सीमा रहेजा। हेलो। यस रुचि, यस रुचि आप चले जाइए, आपकी मीटिंग छूट जाएगी। या तो सर ये मैंने ये नंबर दे दिया है, तो सीमा रहेजा जी से आप कांटेक्ट करिए। आप लोग जिन जिन लोगों को ग्रुप में नहीं है तो वो आपको मैम प्लीज रिपीट द नंबर। मैंने चैट में दिया है मैम, आप देख लीजिए। मैम। हाँ जी कहिए पूजा जी। हाँ मैम, मैंने जैसे ये कोर्स स्टार्ट किया था ना, तो प्री कोर्स सर्वे था एक हाँ इसमें, जी। मैंने हाँ वो प्रॉपरली फिल किया था, मेरे को मेल पे उसके लिए मतलब रिप्लाई भी आया है, लेकिन जैसे सबमिट होता है ना कि सबमिट यस और नो, हाँ तो मैंने यस कर रखा है, लेकिन मेरा हर बार नो शो हो रहा है, और उसमें ग्रेडिंग में भी मेरे को 0 ही मार्क्स आ रहे हैं 1 में से। मतलब कम से कम 10 बार मैं उस सर्वे को फिल कर हाँ चुकी हूँ, लेकिन सेम प्रॉब्लम है। लेकिन लेकिन बाकी लोगों का सर्वे एक्चुअली अपलोड हुआ है, तो हमें दिखाई दे रहा है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे आप। फोन नंबर भेजा है, कैसे मैंने पता चला? मेरे को ना जैसे आया है मेल पे रिप्लाई में, थैंक यू की सर्वे मैंने जो किया है उसके लिए, लेकिन फिर भी मेरा नो आ रहा है और ग्रेडिंग भी 0 आ रही है, बार बार मतलब सेम है बिल्कुल। पूजा जी अपना ईमेल आईडी दीजिएगा जरा यहाँ पे, जिससे आप यूज कर रहे हैं। मैम लिखो, स्मॉल में चैट ही पे है सारे डालिए, लेटर। चैट में अच्छा डालिएगा। ठीक है मैम, डाल रही हूँ chat पे। हाँ, किसी और को जब तक कुछ बताना है तो बताइए। हेलो। हाँ जी कहिए। यस मैम, मेरा भी नंबर ना उसमें ग्रुप में ऐड नहीं है, प्लीज आप वो नंबर शेयर कर देंगे जी चैट जी बॉक्स मैंने में। चैट पे शेयर किया है, प्लीज देख लीजिए। सीमा रहेजा जी का है, अश्विनी कुमार को मत करिएगा क्योंकि वो नहीं देख रहे हैं। सीमा रहेजा जी को कॉल करिए। मैम मेरे पास चैट आया ही नहीं है, वो शायद नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण दोबारा ओपन हुई है मीटिंग ना। मैं एक बार फिर से वो चैट हाँ को जी कॉपी मैम। पेस्ट करती हूँ। ओके मैम। मैम या मैंने मेल सेंड कर दी है। यस, मैं आपको शेयर करके देखती हूँ कि ये क्यों हुआ है आपके साथ, बट 880111 स्पेसिफिक स्टूडेंट्स। ग्रुप में नहीं है, अगर उनका कोई साथी ग्रुप में ऐड है तो वो साथी भी उनको ऐड कर सकता है। ये है ना आपका ईमेल आईडी? यस।
ओके, एंड आपका है सर्वे वेटेज इसके अंदर आपको तो पॉइंट्स मिले हैं मैम, कि किस जगह पे आपको पॉइंट्स कह रहे हैं कि नहीं मिला है? मैम जब कोर्स कर रहे हैं ना तो वहाँ पे जो आता है ना कि यू सबमिटेड यस और नो, तो मेरा हर बार नो पे ही मतलब अपने आप ऑटोमेटिक चला जाता है यस के बावजूद। और ग्रेडिंग है वहाँ पे ऊपर कि 0 1, तो वो 0 ही दिखा रहा है मेरे को। तो यहाँ पर आप ये कह रहे हो कि ये जो जो ग्रेडिंग है यहाँ पर, ये आपकी ये जो 0/1 है, ये आपका प्री कोर्स सर्वे का 0/1 है। एक जी मिनट मुझे जी, देख उसी का होगा मैम। नहीं नहीं, उसी का होगा नहीं, वो उसी का है, लेकिन एक बार मैं चेक करती हूँ। पर आपका यहाँ पर जो ग्रेड दिखा रहा है ना, ये आपका फाइनल ग्रेड है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ये उसका नहीं है, ठीक है। यहाँ से डिटेल ग्रेड में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपका मेन ग्रेड शुरू होता है। तो मैं एक बार स्टाफ में जाके जी, आपका 0/1 है। यहाँ पर आप कह रहे हो कि आप पूरा पूरा भरते हो, उसके बाद 4 हाँ तक यस जाते मैम, हो। 4 टाइम 5 टाइम आपने आपने यहाँ पे यस किया। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे आपने यस करने के बाद इसको यस किया, सबमिट किया। सबमिट किया, लेकिन हर बार नो ही आ रहा है मैम। यहाँ पे देखिए मेरा हो गया है 1/1। मैं आपका ये वाला हिस्सा नहीं देख सकती हूँ कि कैसे होगा, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट लिखकर आप मुझे भेजिएगा प्लीज, ठीक है। मैं अभी और ये स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर देती हूँ मैम। हाँ, और मार्क एस कंप्लीट कर दीजिएगा इसको, ये जो नीचे मैम का बाकी है। सब है, ये क्वेश्चन वगैरह मैंने बॉक्स में फिल किए हैं, उनका प्रॉपर मतलब है, उसका करेक्ट उसका भी है टेंशन नहीं है ये मैम, उसका जी। टेंशन नहीं है, ये सिर्फ इसका पॉइंट सर्वे होगा। वाले, हाँ जी, हाँ हाँ मैम जी, ये यस और नो पहले यस नो करना है या फिर पूरा नीचे फिल करने के बाद यस या नो करना नहीं है? नहीं, जब आपने ये गूगल फॉर्म भर दिए हैं यहाँ पर, ये वाला पूरा हाँ जाकर, जी, हाँ जी, तो हाँ वापस जी, हाँ आइए जी। कोर्स में, और यहाँ पर फिर यस करिएगा। अगर आपने ओके। कभी नो कर दिया है तो वो हमेशा नो ही दिखाएगा। तो मैं एक बार आपको अटेम्प्ट जो है आप लोगों का एक बार और बढ़ा देती हूँ, क्योंकि एक ही अटेम्प्ट में वो करना था आपको। तो मैम मैंने एक अटेम्प्ट और बढ़ाया है, तो अभी आप देखिएगा कि उसको फिर से करके कि वो होना चाहिए, क्योंकि एक ही अटेम्प्ट करना है। अगर आपने किसी वक्त नो कर दिया तो आपको हमेशा नो दिखाएगा। तो ओके। अभी आप लोगों को 2 अटेम्प्ट दिया है, ठीक है। यू हैव यूज 1 of 2 अटेम्प्ट, मतलब आपने 2 में से एक अटेम्प्ट मैंने अपना यूज कर लिया है। तो नहीं, पूनम जी आप बात कर रही थी ना, कि पूजा जी बात कर रही थी? पूजा पूजा हाँ, जी। तो पूजा जी आपको मैंने एक और अटेम्प्ट, आप सबको एक और अटेम्प्ट दिया है प्री कोर्स सर्वे के लिए, तो एक बार फिर से करके देखिएगा। यस ओके मैम। यस, ये वो याद रखिएगा, कुछ ओके कुछ मैम, थैंक यू। हाँ थैंक्स। जिसमें जिसमें अगर आपको दिया गया है एक अटेम्प्ट, तो बहुत सोच समझ के डालिएगा अपना आंसर। यस मैम। जी यस, आई थिंक सबके सवाल के जवाब हो गए हैं। हम बंद करें मीटिंग? यस मैम। ओके, ओके थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। मैम। थैंक यू मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार।